नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान और आप मंथन देख रहे हैं। विपक्षी एकता धीरे धीरे परवान चढ़ने लगी है। भले ही ये हो कि जो लोग अभी तक छिटके हुए थे वो मोदी की मार से, या यूं कहें कि तरह तरह से जो उनकी घेराबंदी हो रही है उसकी वजह से वो विपक्ष में आ रहे हों, लेकिन विपक्षी एकता परवान चढ़ रही है और इसकी धुरी बने हैं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। और पूरे देश में जो विपक्ष को यूनाइट करने का झंडा उठाकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार पिछली 12 अप्रैल से वो लगातार इसी कोशिशों में लगे हुए हैं। और अभी तो जब कर्नाटक की जीत के बाद नीतीश कुमार शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे तो उसके बाद से अभी बिहार लौट कर नहीं गए। उनके साथ उनके डिप्टी तेजस्वी यादव भी लगातार विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए दौरे कर रहे हैं। नीतीश कुमार पिछले 2 दिनों से दिल्ली में थे और उन्होंने आम आदमी पार्टी के सर्वोच्च नेता अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की कल, और आज कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की मल्लिकार्जुन खड़गे के घर में। और ये न केवल 2024 की विपक्षी एकता का प्लान था, बल्कि एक धीरे धीरे केजरीवाल को भी कांग्रेस के करीब लाने की कार्य योजना पर भी नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। और इस बार जरिया बना वो अध्यादेश जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार केजरीवाल सरकार के खिलाफ लेकर आई, जिसमें केजरीवाल के जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रदत्त अधिकार थे उनको इस अध्यादेश के जरिए छीना गया। संसद के दोनों सदनों में इसे पास कराना जरूरी होगा। अध्यादेश की अवधि होती है और जब ये राज्यसभा में जाएगा तो सरकार के लिए इस अध्यादेश को बरकरार रखना काफ़ी मुश्किल भरा होगा। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव हो या अरविंद केजरीवाल, यही इनका प्रयास होगा कि ये अध्यादेश राज्यसभा में पास ना होने पाए। राज्यसभा की बात करें तो 93 सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं और 109 सांसद विपक्ष के हैं, और कांग्रेस के सर्वाधिक सांसद हैं, इसलिए कांग्रेस की सहमति बड़ी जरूरी थी। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कांग्रेस पार्टी ने केजरीवाल का साथ इस मुद्दे पर देने की सहमति जता दी है और राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी इस अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल के साथ खड़ी होगी। और अगर विपक्ष के 109 सांसद एक साथ यूनाइट हो गए तो फिर ये अध्यादेश गिर जाएगा और यहीं से मोदी सरकार के खिलाफ एक प्रचंड लड़ाई भी शुरू हो जाएगी विपक्ष की। आज मंथन में हम बात करेंगे जो विपक्ष की मोर्चाबंदी है सरकार के खिलाफ, और जो कर्नाटक का इफेक्ट है उसको लेकर किस तरीके से राज्यों में अपने आप में एक बीजेपी की जो इकाइयां हैं उनमें हलचल है और अलग अलग तरीके से चीज़ों को मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या विपक्ष मोदी के खिलाफ सबसे बड़ा मोर्चा बना पाएगा? बार बार यही सवाल पूछा जा रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद केजरीवाल ने क्या कहा वो सुनते हैं, फिर एक विपक्षी जो राजनीति है उसको एक अलग एंगल स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया, उसे भी आपको बताएंगे। मैंने उनसे निवेदन किया, अभी वो पूरे देश के अंदर विपक्ष को एकत्रित करने में जुड़े हुए हैं। मैंने उनसे निवेदन किया कि अगर सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाता है, नॉन बीजेपी सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं, तो एक तरह से राज्यसभा के अंदर अगर ये इसको बिल के रूप में लेके आते हैं तो इसको बिल के रूप में हराया जा सकता है राज्यसभा के अंदर। और अगर राज्यसभा के अंदर ये बिल हार गया तो ये एक तरह से 2024 का सेमीफाइनल होगा। फिर एक मैसेज चला जाएगा पूरे देश के अंदर। ये बिल अगर हार जाता है तो मैसेज पूरे देश में जाएगा कि 2024 के अंदर बीजेपी की सरकार जा रही है। ये साधु है, ये संत हैं, गिरवा वस्त्र पहनने वाले
ये सारे के सारे जो आतंकवादी चेहरे थे, एक एक करके उनकी जुबान खुलने लगी, हमारा क्या बिगड़ा, लेकिन तुम्हारी असलियत आगे आ गई। तुम साधु वेश में आतंकवादी हो, ये चेहरा पूरी दुनिया ने देखा कि किस प्रकार से इन्होंने हरकत तुमने किया। अरविंद केजरीवाल ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि सारे दल, जैसा कि नीतीश कुमार से वो कह रहे कि मैंने अनुरोध किया, वो विपक्षी एकता का झंडा उठाकर चले हैं। सारे दल अगर राज्यसभा में इस बिल के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और ये बिल गिर जाता है तो केजरीवाल इसे 2024 का सेमीफाइनल बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर ये संदेश चला गया पूरे देश में तो फिर सरकार जाने से नरेंद्र मोदी की कोई बचा नहीं सकता, सरकार फिर वापस आने वाली नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आएगी। बड़े विश्वास के साथ में अरविंद केजरीवाल इस बात को कह रहे हैं। आज नीतीश कुमार ने राहुल गांधी से मुलाकात की, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद एक लंबी देर तक बातें चली और नीतीश कुमार की बड़ी सफलता कही जाएगी कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को राजी कर लिया है अरविंद केजरीवाल के पक्ष में खड़े होने के लिए, राज्यसभा में उस अध्यादेश के खिलाफ खड़े होने के लिए जो अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ, या यूं कहें कि अरविंद केजरीवाल के हक और हुकूक, उनकी सरकार के हक और हुकूक के खिलाफ वो जो अध्यादेश सरकार लेकर आई है, केंद्र की सरकार, उसके खिलाफ राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी भी केजरीवाल के साथ खड़ी होगी। केजरीवाल की तरफ हाथ बढ़ाया है कांग्रेस पार्टी ने, भले ही नीतीश कुमार के जरिए। तो अपने आप में ये एक अलग तरीके का गठजोड़ होता नजर आ रहा है पूरे देश में। केजरीवाल, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, केसीआर, ये सारे छत्रप अगर एक साथ आ गए तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल पेश आने वाली है। स्वामी प्रसाद मौर्य, बिहार से जो एक ध्रुवीकरण, जाति ध्रुवीकरण वहाँ के जो शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस पर टिप्पणी करके शुरू किया, उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य ने पिछले दिनों जो टिप्पणी की थी रामचरितमानस पर और उनके खिलाफ मुकदमा भी लिखा गया, उसके बाद एक होटल में कार्यक्रम लखनऊ में हो रहा था, 5 सितारा होटल में, वहाँ भी कुछ धर्माचार्यों और स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थकों में हाथापाई और बवाल हुआ था। लेकिन इन सब के बावजूद अब स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि जो उनका सर काटने की बात करते थे वो साधु संत नहीं, आतंकी हैं। आज पूरे दिन नेशनल मीडिया पर यही रहा कि भाई स्वामी ने आतंकी कह दिया, स्वामी ने आतंकी कह दिया। जहाँ तक मेरी जानकारी है, स्वामी बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और भगवान बुद्ध के बारे में पता है कि वो हिंसा की बात नहीं करते थे, वो अहिंसा की बात करते थे। लोग कहते थे ना, सम्राट अशोक ने जब इतनी मार काट की, अंत में वो बौद्ध धर्म उन्होंने अपना लिया था। तो कुल मिलाकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने आज आक्रमण किया है और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ जाति राजनीति है। विपक्ष का स्पष्ट मानना है, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे जितने तेजस्वी यादव हो, जितने भी नेता हो कर्नाटक के, चाहे जितने बड़े नेता हो बिहार के हों, कर्नाटक के हों, राजस्थान के, सारे नेता जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले विपक्ष के पास ओबीसी के बड़े चेहरे हैं, बड़े नेता हैं। अगर विपक्ष जातियों में इस पूरे सेगमेंट को तोड़ने में कामयाब रहा तो जो हिंदुत्व के खांचे में फिट करके भारतीय जनता पार्टी की सरकारें सजती रही हैं, बनती रही हैं, उसमें थोड़ी मुश्किलें आने वाली हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार बिना रुके, बिना टिके ये काम कर रहे हैं। हालांकि उन्हें हिंदू विरोधी, हिंदुस्तान विरोधी, राष्ट्र विरोधी बताने में बहुत सारे लोग आगे आ चुके हैं। केजरीवाल के मसले पर नीतीश कुमार ने जब खड़गे से बातचीत की, राहुल गांधी से बातचीत की, उसके बाद जो सम्मति बनी, उसके बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक ट्वीट आया है, वो आपको दिखाते हैं। खड़गे साहब कह रहे हैं कि अब एकजुट होगा देश, लोकतंत्र की मजबूती ही हमारा संदेश है। श्री राहुल गांधी और हमने आज बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के साथ वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की और देश को एक नई दिशा देने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। खड़गे के इस ट्वीट से बहुत सारे संकेत और संदेश मिल रहे हैं। जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार झंडा बरदार हैं विपक्षी एकता के, और खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे 80 साल के इस देश के सबसे बड़े दलित नेता के रूप में स्थापित हो चुके मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और इस पूरे उसकी वो जो पूरा गठजोड़ है इसकी धुरी बने हुए। इस बीच आज देर शाम एक खबर आई कि
मोदी सरकार जनगणना को लेकर एक नया बिल पेश करने जा रही है। इस सत्र में, जो आने वाला सत्र है संसद का, उसमें जनगणना को लेकर नया बिल पेश करने जा रही। हो सकता है कि इसमें जो जाति जनगणना की जिस पिच पर विपक्ष खेल रहा है, मोदी सरकार कोई ऐसा उसमें रोलर चला दे कि विपक्ष देखता रह जाए, हाथ मलता रह जाए। हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत मनोज भाई, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने वाले मलिक जावेद अंसारी, बहुत ही वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। जावेद भाई, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। मैं जावेद अंसारी के पास जाऊंगा सीधे। जावेद भाई, लगातार नीतीश कुमार यत्न प्रयत्न कर रहे हैं और 12 अप्रैल से लगातार, मुझे लगता है बिना रुके बिना टिके वो लगातार कर रहे हैं। और पूरा विपक्ष, सारे लोग आपकी कर्नाटक जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। निश्चित तौर पर वो देख रहे हैं कि ये कांग्रेस की जीत नहीं, सारे विपक्ष की जीत है। और ये पैटर्न, अगर 5 राज्यों का जो चुनाव है इसी साल अगर उसमें ये पैटर्न रहा और आगे अगर 24 में भी इस तरह की परिस्थितियां रहीं, तो मुझे लगता है कि बीजेपी को मुश्किल होने वाली है। लेकिन आम आदमी पार्टी के उस विधेयक के साथ जो खबर आ रही कि कांग्रेस पार्टी खड़ी होने को तैयार हो गई है, तो क्या आम आदमी पार्टी के साथ जो पुराने गिले शिकवे थे, क्या वो अब दूर होते नजर आ रहे हैं क्या? क्योंकि आप लोग उसे बी टीम कहते हैं बीजेपी की। मलिक जावेद अंसारी। जावेद अंसारी, हमें सुन पा रहे हैं क्या? मुझे लगता है कि पूरा नेटवर्क का व्यवधान है और जल्द ही ये लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी और जेडीयू के नेता भी हमारे साथ अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। लेकिन वास्तव में बड़ा सवाल यही है, जैसा कि केजरीवाल कह रहे हैं कि ये वास्तव में सेमीफाइनल होगा। अगर राज्यसभा में उस बिल को ये हरा देते हैं, जो अध्यादेश है, जो बिल है, अगर उसको विपक्ष हरा देता है तो ये सेमीफाइनल होगा। पूरे देश में ये संकेत और संदेश जाएगा कि क्या विपक्ष नरेंद्र मोदी को परास्त करने की स्थिति में है। जो क्या है उसका जवाब मिल जाएगा, ऐसा केजरीवाल ने कहा है। संकट की घड़ी में चूंकि कोई दूसरा रास्ता है नहीं, केजरीवाल ने कुल मिलाकर एक तरीके से ये संकेत और संदेश दिया है कि कम से कम आप लोग सब एक साथ हो जाइए। बीच बीच में कुछ ना कुछ असमंजस रहा है केजरीवाल के साथ में, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, ये असमंजस रहा है उनके साथ में। लेकिन ये उनकी अपनी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स हो सकती है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी, जब भी अडानी का मुद्दा रहा, साथ रही, राहुल गांधी की अगर सदस्यता को गई है तो केजरीवाल ने विधानसभा के अंदर भी उसके निंदा की है, मोदी सरकार पर निशाना साधा है। तो कहीं ना कहीं कुछ व्यवधानों के बाद, कहीं ना कहीं कुछ रुकावटों के बाद केजरीवाल भी एक तरीके से इस मोर्चे में आते दिख रहे हैं। जो तीसरा चौथा मोर्चे की बात हो रही थी, वो अब सीधे सीधे मोर्चा बीजेपी और विपक्ष का होगा। और निश्चित तौर पर अगर ये मोर्चा मजबूत होता है तो भारतीय जनता पार्टी को मुश्किलें आएंगी। हालांकि बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक, बहुत सारे लोग 2014 की बात करते हैं, फिर 19 में से ज़्यादा सीटें बढ़ने की बात करते हैं। लेकिन साल दर साल, सरकार दर सरकार परिस्थितियां अलग होती हैं और जनता है ये पर्याप्त मौका किसी को देती है, और जब उसको लगता है कि पर्याप्त मौका हो गया तो उसके बाद फिर वो मौके वापस भी ले लेती है और किसी दूसरे को दे देती है। हमारे साथ कांग्रेस के नेता मलिक जावेद अंसारी दिल्ली से जुड़े हैं, मनोज यादव भी दोबारा जुड़ गए हैं। मलिक जावेद अंसारी से मेरा सवाल कि जावेद भाई, ये विपक्षी एकता का जो झंडा बरदार नीतीश कुमार जी निकले हैं झंडा लेकर, केजरीवाल के साथ में वो मिले, और जो खबर है कि कांग्रेस पार्टी ने सहमति दे दी है कि भाई राज्यसभा में वो जो आएगा बिल सरकार लेकर आएगी केजरीवाल के खिलाफ, केजरीवाल की सरकार के खिलाफ, उस बिल का साथ देगी, उसके खिलाफ वो केजरीवाल का साथ देगी और उनके साथ वो खड़े रहेंगे। कुछ नेटवर्क ज़्यादा ही व्यवधान कर रहा। मैं मनोज यादव के पास जाऊंगा। मनोज यादव जी, ये लगातार नीतीश कुमार जी प्रयास कर रहे हैं, लगातार चीज़ें आपको दिख रही। आज एक तरीके से उन्होंने
बहुत सारे नेताओं से बात करने के बाद ये गारंटी, एक आश्वासन दे दिया केजरीवाल को कि जो उनकी सरकार के खिलाफ केंद्र सरकार जो अध्यादेश लेकर आई है, वो जब राज्यसभा में जाएगा बिल के रूप में, तो पूरा विपक्ष केजरीवाल के साथ खड़ा होगा। एक तो इस पर टिप्पणी। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी थोड़ा छिटकी नज़र आ रही है। समाजवादी पार्टी उस तरह केंद्रीय भूमिका में नज़र नहीं आ रही। अखिलेश जी वहाँ नहीं गए, उनके यहाँ कुछ पारिवारिक स्थितियाँ थी, वो बात अलग है, लेकिन जयंत चौधरी भी वहाँ पर गए, बहुत सारी बातें हुई। इस पूरी जो प्रोसेस है, कांग्रेस केंद्र में है, केंद्र बिंदु में कांग्रेस है, धुरी हैं खड़गे जी और नीतीश कुमार जी झंडा लेकर निकल पड़े हैं। केजरीवाल भी कल ममता जी से मिलेंगे, उसके बाद फिर वो परसों चले जाएंगे शरद पवार जी के पास। तो एक ये जो विपक्षी एकता का जो दृश्य है, ये आप इसे किस तरीके से विश्लेषित करते हैं, किस तरह इसको देखती समाजवादी पार्टी? देखिए, समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा के चुनाव को लेके पूरी ताकत जो विपक्षी एकता को करने में है, इन सारी पहलुओं पे विचारों और मंथन में है। आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष जी ने लगातार इस बात को द्रविड़ जी कहा है कि हम हर उस प्रक्रिया को करने के लिए तैयार हैं जिससे कि विपक्षी एकता हो, लेकिन उसका अभी समय आने दीजिए और समय आने पे समाजवादी पार्टी अपना रुख, अपने स्पष्ट करे। फिर हमारा कहना है कि उत्तर प्रदेश की जितनी भी परिस्थितियां हैं, आज अगर कोई दल लड़ता हुआ नजर आ रहा है तो समाजवादी पार्टी लड़ती हुई नजर आ रही है। ये मैं अपनी तारीफ के लिए, अपनी पार्टी की ऊंची करने के लिए मैं कोई ऐसी बात सामने आपके सामने रख भी नहीं रहा हूं। वो सब दृश्यमान है, देख सकता है, हर कोई देख रहा है। बीजेपी विपक्षी एकता से घबरा रही है, इसमें दो राय नहीं। अगर सारे राजनीतिक दल एक साथ होंगे तो लड़ाई 36 बनाम 64 होगी। 36% वोट बीजेपी को ओवरऑल इंडिया मिला है और 64 वोट है वो विपक्ष को मिला है। हो सकता है उत्तर प्रदेश का सिनेरियो कुछ और हो, एमपी का कुछ और हो, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, सब सारे स्टेट का सिनेरियो कुछ अप एंड डाउन हो सकता है, इसमें दो राय नहीं। कहीं 64 एक तरफ नहीं हो जाएगा, कहीं 36 एक तरफ नहीं रहेगा, हर जगह का। लेकिन अगर ओवरऑल विपक्षी एकता होती तो जो एक नैरेटिव है पूरे देश में कि मोदी को और बीजेपी को हराया नहीं जा सकता है, ये नैरेटिव उसी दिन ध्वस्त हो जाएगा जिस दिन सारे राजनीतिक दल एक मंच पे होंगे। और उस दिन बीजेपी को यह पता चलेगा कि अब हमें चुनाव कैसे लड़ना है। निश्चय ही कर्नाटका के चुनाव को लेकर हम इस बात को कह सकते हैं कि किसी दल ने इतनी ताकत के साथ चुनाव वहां लड़ने के लिए ना प्रयास किया, ना कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। कोई राजनीतिक दल नहीं। 2 दिन के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए, आप पार्टी भी नहीं कोई बहुत स्पष्ट रूप से चुनाव लड़ाने गई, ममता जी भी नहीं गई। कहने का यह मतलब था कि हम कोई स्पेस नहीं देना चाहते थे बीजेपी को, जिससे कि बीजेपी पुनः सत्ता में वापसी करे। और आपका दूसरा सवाल क्या था, मैं उसको एक बार आपसे जानना चाहता हूँ। नहीं, मेरा दूसरा सवाल ये है कि भाई केजरीवाल का जो अध्यादेश वाला मसला है, वो अध्यादेश ले आई सरकार उनके खिलाफ, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सारी ताकत उनको दे दी थी। आज नीतीश कुमार ने बहुत सारे लोगों से बात की। केजरीवाल ने कहा कि अगर पूरा विपक्ष मेरे साथ आ जाएगा राज्यसभा में और ये बिल हार जाता है तो इसे माना जाएगा कि ये 2024 का सेमीफाइनल है, और विपक्ष अगर सेमीफाइनल जीत जाता है तो फिर मोदी की सरकार वापस नहीं आएगी, ये केजरीवाल ने कहा। नीतीश कुमार ने राजी कर लिया कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को, खड़गे को राजी कर लिया कि वो कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी होगी। इस कदम को किस तरह आप देखते हैं, और समाजवादी पार्टी की भूमिका, चूंकि उसके भी राज्यसभा के सांसद हैं राज्यसभा में? निश्चय ही बिल्कुल सही है कि अगर राज्यसभा में बीजेपी की सरकार को बहुमत नहीं मिलता है, अध्यादेश जो लेके आई है, वो जो बिल लेके आएंगे वो अगर नहीं पास होता है तो एक बड़ा झटका होगा। लेकिन बात गौर करने वाली है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम राज्य जो जनता के द्वारा चुनी गई सरकार है उसको ये राइट मिलने चाहिए। लास्ट में उनकी एक लाइन थी कि अगर कोई ऐसी चीज होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको बदल सकती। तो अगर में क्या केजरीवाल की सरकार ने कोई दिल्ली की सरकार के विरोध में काम किया, कोई संवैधानिक ढांचे को तोड़ने का प्रयास किया,
क्या ओवर रूल करने की कोशिश की सेंट्रल गवर्नमेंट को? अगर ऐसा कुछ किया होता तो ये अध्यादेश आता तो एक बात बनती कि चलिए ठीक है, केजरीवाल जी गलत कर रहे थे और सेंट्रल गवर्नमेंट ने संविधानों की रक्षा के लिए इस तरह का कदम उठाया। लेकिन चुनी हुई सरकार के प्रति इतनी जल्दी में आप अध्यादेश ले आए, ये स्पष्ट है, ये स्पष्ट है। लेकिन इसको मैं पॉजिटिव वे में ये लेता हूं कि मोदी सरकार के इस स्टंट से विपक्षी एकता को एक होने में एक और अवसर मिलता है, एक स्टैंड मिलता है, एक मंच मिलता है जिसपे कि उसका लिटमस टेस्ट भी हो जाएगा। तमाम सारे राजनीतिक दल हैं। अगर मैं ये बात कहूं कि जगन मोहन रेड्डी या बीजेडी नहीं समर्थन करती है विपक्ष का और सरकार के मत में जाती है, तो उन दो सरकारों को आपके चैनल से के माध्यम से मैं संदेश देना चाहूंगा कि परसों उन पे भी कुछ ना कुछ पड़ेगी। ये निश्चित है। ये सरकार कोई ऐसा नहीं बचा दुर्गेन जी जिसको डेंट ना कर रही हो। कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आप पार्टी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, उसको संवैधानिक रूप से जो अधिकार प्रदत्त है उन अधिकारों को खत्म करने का पूरा प्रयास बीजेपी करती है। इसलिए इस मुद्दे पे मुझे लगता है कि सारे विपक्ष के जितने भी दल हैं वो राज्यसभा में अपने इस मत को एक साथ रखेंगे और सरकार को ये मैसेज देने का प्रयास करेंगे कि अगर आपके संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का हनन करेंगे तो विपक्ष एक मंच पे रहेगा। ठीक बात है। मैं मलिक जावेद के पास जाऊंगा। मलिक जावेद साहब, इसको अगर ऐसे देखने की कोशिश करें कि अभी नीतीश कुमार झंडा लेकर निकले हैं, सबसे मिल रहे हैं और इतने अहम मसले पर उन्होंने कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को, सबसे पुरानी पार्टी को राजी कर लिया है कि भाई आप आम आदमी पार्टी के साथ खड़े होइए, जबकि कतई कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेता आम आदमी पार्टी के साथ खड़े होने को तैयार नहीं थे। तो ये इसको आप किस तरीके से देखते हैं? नीतीश कुमार को कहा जा रहा है कि भाई वो बिहार में उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया, उनका जन समर्थन नहीं है, जनादेश नहीं है, वो बहुत सारी उनकी पार्टी तीसरे नंबर की हो गई है, बहुत कमजोर नेता हैं, अब इसलिए बाहर निकल गए। लेकिन इस अभियान के साथ साथ उन्होंने एक बहुत रणनीतिक मसले पर संपूर्ण विपक्ष को अगर राजी कर लिया है तो इसे किस दृष्टि से देखा जाना चाहिए? कांग्रेस पार्टी किन परिस्थितियों में राजी हुई होगी? देखिए, अभी तो अध्यादेश लाने का 6 महीना समय होता है, तो पहले तो अभी लेके आए तब देखेंगे, वो तो बात की बात है। लेकिन कर्नाटक चुनाव से भाजपा पूरी तरह बौखला गई है। वो इसलिए बौखला गई है क्योंकि हमने चुनाव को ड्रेल नहीं होने दिया, मुद्दों पे चुनाव लड़ा है, जनता के मुद्दों पे चुनाव लड़ा है। तो सबसे ज्यादा अगर डेंट किसी को हुआ है, क्योंकि भाजपा के नेता 6 महीने से कह रहे थे कि कर्नाटक चुनाव जो है वो सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल है। अब वो बुरी तरह हार गए, तो अब उनका दिवालियापन देखिए कि वो निकाय चुनाव को अपना बता रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा चुनाव जीत लिया है। तो मेन मकसद क्या है कि भाजपा को मुद्दे पे अगर रखे, अगर हम चुनाव लड़े, रणनीति बनाए, तो बहुत आसानी से हार जाएंगे, क्योंकि इनके पास कुछ और मुद्दे नहीं है, ना इनके पास विजन है, ना देश को आगे ले जाने का इनके पास कोई भी ऐसे कानून है कि आगे लेके जाए। केवल ये पोलराइज करते हैं, अनर्गल मुद्दे लाते हैं। कर्नाटक में क्या क्या मुद्दे लाए? प्रधानमंत्री जी बजरंग बली को लेके आए और तुलना बजरंग दल से कर दी, हिजाब लेके आए, हलाल मीट लेके आए, कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आए, कौन सी चीज नहीं लेके आए वो, लेकिन सारे हथकंडे फेल हो गए। तो अब हमें सबको मिला के चलना होगा और सबके साथ एक मजबूत करना पड़ेगा विपक्ष को। और 2024 में पूरी चुनौती देगा विपक्ष भाजपा को, जिसने हर संस्थानों पे, जितनी भी संस्थान है सब पे कब्जा कर रखा है, चाहे वो टीवी हो, कोई भी आप संस्थान उठा लीजिए, सबका दुरुपयोग हो रहा है। ईडी, सीबीआई, आईटी, कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जो विपक्ष के खिलाफ हथियार की तरह यूज नहीं हो रहा हो। दुर्गेन जी, ठीक बात है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ऋषभ तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ जी, स्वागत, बहुत धन्यवाद के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। अभी कांग्रेस पार्टी के नेता को आपने सुना, विपक्षी एकता का जो इस देश में झंडा उठाकर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार और वहाँ के उप मुख्यमंत्री निकले हुए हैं, वो इस पूरे जो विपक्षी एकता की कवायद को आप किस तरीके से देखते हैं ऋषभ तिवारी? देखिए, इन्होंने एक विजन की भी बात कही, तो उसका बाद में सवाल, पहले मेरे सवाल का जवाब, फिर रिएक्शन बाद में, क्योंकि मैंने आपसे रिएक्शन नहीं पूछा है। दुर्गेश जी, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए, दर्शक सुन रहे हैं आपको, बोलिए। जी दुर्गेश जी, सबसे पहले के नेटवर्क का धन्यवाद जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया चर्चा के लिए। और दूसरी बात मैं आपको कह दूं कि जो इन्होंने विजन की बात कही, तो पूरा देश ये देख रहा है कि विपक्ष के पास ना तो नेतृत्व है, ना तो नीयत है, ना तो नीति है।
और इसलिए वो 2019 का वो ब्रिगेड मैदान हावड़ा का लोग नहीं भूले, जब सारे लोग एकजुट होकर हाथ हिलाते हुए खड़े हुए थे और 19 के बाद वापस से बिखरे हुए नजर आए थे। इनके अंदर पहले स्पष्ट कर ले कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ऐसा ना हो कि नीतीश बाबू सपने में प्रधानमंत्री का वोट ले लें और ये लोग देखते रह जाएं, कभी नीतीश बनते हैं कभी कोई बनता है। तो पहले स्पष्ट कर ले कि एकजुट होकर कौन चलेगा। और जहां तक नेतृत्व क्षमता की बात है, देश की जनता ने अपार प्यार दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी को। और कर्नाटक का चुनाव को मापदंड अगर बनाते हैं तो पूर्व का चुनाव त्रिपुरा भी था, पूर्व का चुनाव गुजरात भी था, और बाकी चुनाव भी आएंगे तो उसका मापदंड क्या होगा, निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश का मापदंड क्या होगा। तो मुझे लगता है इन बातों पे वो बहस करने के बजाय 8 साल 9 साल में जो पॉजिटिव काम हुआ है हम उसको लेकर आगे चलेंगे और पुनः पूर्ण बहुमत से सत्ता में आने जाएंगे। ठीक बात, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही। हम भी चाहते हैं कि जो बहस हो, पूरे देश में जो बहस हो वो कामों पर हो, और बहुत अच्छी बात करते हैं आप, बहुत बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, कम से कम कामों पर बात कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत आभार आपका। अभी ये कह रहे थे मलिक जावेद, कांग्रेस के नेता हैं, दिल्ली से हैं हमारे साथ में, ये कह रहे थे कि भाई ये मनोज यादव कह रहे थे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, कह रहे थे 36 बनाम 64 है, 36% ही वोट मिला है और 64 विपक्ष के पास है। और अगर विपक्ष यूनाइट हो गया तो आप लोगों को डर नहीं लग रहा है ऋषभ तिवारी? देखिए दुर्गेश जी, मैं आपको बता दूं, जो ये एक टोली चल रही है एकजुट होने की, उनमें से एक को सीएम बनना है, एक को पीएम बनना है, और ये टोटली सत्ता भोग अपने पास कैसे आए उस पे राजनीति कर रहे हैं। लेकिन जो एक स्टेट्समैन होता है दुर्गेश जी, वो नेक्स्ट जनरेशन की सोचता है, और भारतीय जनता पार्टी नेक्स्ट जनरेशन नेशन बिल्डिंग में विश्वास रखती है। सत्ता और चुनाव को देखकर ना तो हम रणनीति तैयार करते, ना तो पॉलिसी लेकर आते हैं। अंत्योदय मूल मंत्र के साथ हम कार्य करते हैं, अंतिम व्यक्ति का विकास कैसे हो इस पे हम चलते हैं। तो ये अपने आप को एकजुट करें, पीएम बनने के लिए हम एकजुट होंगे, राष्ट्र को विश्वगुरु बनाने के लिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। मनोज यादव, ऋषभ तिवारी ने दे दिया जवाब। आप लोग कितनी बातें 64, 66, 65, 63 तमाम बातें कर रहे थे, उन्होंने एक ही शॉट में मारा छक्का बाहर। मनोज यादव। दुर्गेश जी, आप एक बार अपना सवाल रिपीट करिए, मुझे आवाज नहीं आई थी। मैंने कहा कि आप लोग 64 बनाम 36 कह रहे थे, पता नहीं कौन कौन सी बातें कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता ऋषभ तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। आपकी नहीं आ रही मुझे। आपने आपकी आवाज थोड़ी सी आके चली जाती है। अच्छा, अगर आपने भारतीय जनता पार्टी के नेता का जो कुछ डिस्टर्बेंस है जी, हमें भी नहीं आ रही है मनोज जी, दुर्गेंद्र भाई की। अच्छा, आप जरा रिएक्शन दीजिए मनोज जी, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता का जो कथन है उस पर एक रिएक्शन चाहता हूं मैं आपसे। मुझे लगता है व्यवधान में ब्रेक ले रहा हूं, और ब्रेक के बाद आऊंगा तो मुझे लगता है ऑडियो ठीक हो जाएगी और सवाल। ब्रेक से वापस आ गए हैं। इस बीच देश के जाने माने संपादक, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक आलोक भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भदौरिया जी, बहुत स्वागत, बहुत आभार के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। और ब्रेक के पहले ऋषभ तिवारी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता, ने कहा कि भाई उनकी सरकार जो काम किए हैं, नरेंद्र मोदी की सरकार, विपक्ष एकता कर ले उनमें। वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने निकले हैं, उनके डिप्टी जो साथ में हैं उनको मुख्यमंत्री कुर्सी चाहिए, आपस में चेहरा तय कर लें और उसके बाद फिर ये सामने आए। मनोज यादव, ऋषभ तिवारी की मैं प्रशंसा करता हूं कि ये कम से कम बीजेपी के बहुत कम प्रवक्ता हैं जो इस बात को कहते हैं कि वो अपने काम पर उनकी सरकार जा रही। बहुत कम लोग हैं ऐसे, और उनमें ऋषभ तिवारी हैं। उन्होंने खम ठोक कर कहा कि भाई उनकी, मोदी जी ने जो काम किए हैं, स्टेट्समैनशिप की बात की है। स्टेट्समैन, जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे सबसे बड़े नेता हैं स्टेट्समैन के रूप में जो विश्व में स्थापित हुए हैं। हालांकि बीजेपी ये कहती है कि नहीं, नेहरू तो नहीं थे, मोदी ही हैं। एक ऋषभ की जो बात थी उस पर एक टिप्पणी चाहता हूं मनोज यादव आपसे। देखिए, मोदी जी की जो यूएसपी है वो चाय बेचने से शुरू होती है ट्रेन में और विश्व गुरु तक है। इसके बीच में जो कुछ है वो सब हम आप अंडरस्टूड है, समझ सकते हैं, और जब जहां जिस खाने में चाय उसको बैठा सकते हैं, और बीजेपी उसका उपयोग भी करती है।
लेकिन मैं बीजेपी के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की किसी जुमले की बात को नहीं रखूंगा। देश के प्रधानमंत्री भाई, बीजेपी के नहीं। ना, मनोज जी, ना, देश के प्रधानमंत्री होते तो ऋषभ जी इस तरह की बात ना कहते कि एक को प्रधानमंत्री बनना और एक को मुख्यमंत्री बनना। हर व्यक्ति की इच्छा है, हर राजनीतिक दल का अधिकार है, क्यों नहीं बनना है भाई। हो सकता है कल मैं भी किसी स्टेट का मुख्यमंत्री बन जाऊं, मैं भी हो सकता है प्रधानमंत्री बन जाऊं। याद रखिएगा मनोज भाई, याद रखिएगा, मैं क्लिपिंग दिखाऊंगा आपकी। दुर्गेन जी, मैं जो बात कहना चाहता हूं उसको 2 लाइन में पूरा करे दे रहा हूं। मैं इस सरकार के सबसे बड़े काम पे आता हूं। 5 किलो राशन और 1 शौचालय, यह है अंत्योदय का सबसे बड़ा फॉर्मूला। किसी राज्य को, किसी राष्ट्र को अगर डेवलपिंग कंट्री है, वो विकसित नहीं, विकासशील राज्य है, तो वहां पे अगर ये 2 चीजें ही पैमाना है तो ये शर्म की बात है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा 3 इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं। अगर आपकी जनसंख्या दुनिया की सबसे बड़ी आबादी बन गई है किसी भी राष्ट्र की, और आप डेवलपिंग कंट्री ही हैं, डेवलप कंट्री नहीं बन पाए हैं, तो वो कितना अभिशापित है वो जनसंख्या उस राष्ट्र के लिए, विकसित देश बनने के लिए। आपने 10 सालों में कौन सा सकारात्मक ऐसा कदम उठाया जिससे कि देश की पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सके। सकारात्मक पहलू की बात मैंने की है, मैं नकारात्मक पहलुओं पे बात करना नहीं चाहता, ना हमारी पार्टी की ऐसी कोई विचारधारा है। मैं इस बात को ऋषभ जी से पूछना चाहता हूं, जो मैंने काम बताए हैं उन काम के अलावा मोदी जी ने कौन से काम किए हैं, सिवाय उन एसेट्स को जो जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाए थे उनको आपने बेचा है निजी हाथों में। इस बात को भी कोई झुटला दे। जिन बैंकों, बहुत जोर से हंस रहे हैं, वो बहुत जोर से रहे हैं, खिलखिला के। मैं आऊंगा ऋषभ आपके हंस रहे हैं जी। आपकी आवाज फिर चली गई दुर्गेश जी। अगर ये बीजेपी के प्रवक्ता इतनी तेज हंस रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि शायद वो अपने मंद ज्ञान की वजह से, जो उनका ज्ञान सबसे निचले स्तर का है, इस वजह से बीजेपी ने एक कोई सेक्टर ऐसा बनाया हो, इंजीनियरिंग सेक्टर, मेडिकल सेक्टर, शिक्षा के क्षेत्र का, उच्च हाई एजुकेशन का कोई। मनोज भाई, मोदी जी के सारे काम पर आप लोग पानी फेर देते हैं भाई, ये ठीक बात नहीं है, ये ठीक बात नहीं है। बहुत सारे काम उन्होंने किए होंगे। आवाज मुझे नहीं। चलिए मैं ऋषभ के पास जाता हूं, 10 सेकंड का रिएक्शन लूंगा। ऋषभ, 10 सेकंड का एक रिएक्शन चाहता हूं इस पे। मनोज जी ने कहा कि भाई कोई काम ही नहीं किया मोदी जी ने, जबकि हम तो देख रहे हैं बहुत सारा काम वो कर रहे हैं। आवाज नहीं आ रही है, एक रिएक्शन दीजिए जी। दुर्गेश जी आवाज आ रही है? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, रिएक्शन दीजिए। कुछ अब व्यवधान है कुछ। देखिए, मैं इनकी बातों से मुझे हंसी नहीं आ रही, जो आपके दर्शक देख रहे हैं वो भी हंस रहे होंगे कि किस कदर समाजवादी की पार्टी प्रवक्ता के कुछ भी बोल जा रहे हैं। ये एक काम बोलते हैं, सर लेटर पैड और ये सब निकाल लीजिए, गिनवाना शुरू कर रहा हूं मैं। आजादी के इतने साल के बाद भी 2 एम्स से 16 एम्स इस गवर्नमेंट ने बनाया। जहां 7 किलोमीटर रोड बनते थे अब 34 किलोमीटर रोड बनते हैं। 18,000 गांव ऐसे थे जहां बिजली आजादी के बाद अब पहुंची। उसके अलावा मेड इन इंडिया के तहत अनेकों ऐसे बुनकर समाज की महिलाएं हैं जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बांस से बनी बूस को बेच पा रही है जी। स्टार्टअप क्षेत्र में इंडिया सबसे आगे डेवलप हो रहा है। उसके अलावा आईआईटीज की संख्या बढ़ी। उसके अलावा हमने नए एग्रीकल्चर कॉलेज डेवलप किए। बहुत ऐसे जिले थे जहां आकांक्षी जिला जहां रेल नहीं पहुंचा था, अब जाके वहां रेल पहुंचा। और मैं आपको बता देता हूं, क्या मेरे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय इतनी कॉन्फिडेंट के साथ यहाँ बैठ के कह सकते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो अखिलेश यादव के जगह वो मुख्यमंत्री बनेंगे? लेकिन ऋषभ तिवारी आपके चैनल पे बैठ के कह सकता है कि भविष्य में वो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्राध्यक्ष हो सकता है, प्रधानमंत्री हो सकता है, मुख्यमंत्री हो सकता है। लेकिन ये परिवारवाद के लोग कभी इस भाव से काम नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी मंशा अपने नेता की चमचागिरी, चाटुकारिता तक ही सीमित रहती है। ठीक बात है। दूसरा, हमारे लिए मैं जवाब दूंगा। मनोज जी आ रहा हूँ, मनोज जी आ रहा हूँ, ऋषभ को कंप्लीट कर दिया। नहीं, पढ़ लिख के बैठते नहीं है। ये समाजवादी पार्टी का मीटिंग नहीं है, पढ़ के आइए। न्यूज बड़ा चैनल है, लोग देखते हैं। बच्चे हैं मेरे, आपकी बात को ध्यान रख के बोला करो। आपकी उम्र के बच्चे हैं मेरे, ठीक है? तो आप ध्यान देके बात करो। झूठ बोलेंगे ना। बहुत 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 एक दूसरे की मर्यादा का ख्याल रखिए कृपया। ऋषभ भाई, मनोज भाई, मर्यादा का ख्याल, कृपया मर्यादा का ख्याल रखिए। मनोज जी रिएक्शन दीजिए, फिर मैं जाऊंगा जावेद अंसारी के पास, फिर आलोक जी आ गए, उनसे बात करेंगे अब।
तुम तड़ाक पे आप हाँ। उतर रही हैं, आपकी सभ्यता अभी मैं दिखा बता रही रहा है। हूँ ना, अरे जवाब लो, लड़ाई क्यों लड़ रहे हो, जवाब नहीं, लो। आप अगर उम्र से डिसाइड करेंगे सर, 70 पढ़ दूर लिख के क्या, सर्टिफिकेट की सचिन आवश्यकता तेंदुलकर नहीं जब है। क्रिकेट के मैदान में उतरा था, मुझे जाहिल, मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सचिन जाहिल नहीं है। तेंदुलकर जब 10 क्रिकेट अरे के चुप मैदान में रहो, उतरा था, तब भी जवाब सुनो, शांत रहो, ये 30 जवाब 30 सुनो। बेवकूफ को बैठाए, मैं ऐसे डिबेट में नहीं बैठूंगा जी। बात भाई गलत बात है मनोज जी, मनोज जी मान गलत लो। बात, मनोज जी गलत बात, बिल्कुल गलत तुम बात। उनके धैर्य से तो देखिए बिल्कुल एक व्यक्ति का सम्मान ठीक है, वो ठीक है, नवयुवक हैं तो नवयुवक हैं, लेकिन ये जवाब दूंगा ना। मनोज जी जवाब दीजिए। मैं जवाब लेकिन दूंगा। लेकिन मनोज जी नहीं, ये क्या है, स- उम्र डिसाइड करता है किसी मनोज जी, की परिपक्वता क्या? मनोज जी भाई मेरी नौकरी मुझे करने दो यार आप लोग। मनोज जी 10 सेकंड का रिएक्शन, 10 सेकंड का रिएक्शन। कोई किसी पे आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करेगा। से यहाँ सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं बैठा हूँ। बोलिए। मैं कितना पढ़ा हूँ कितना पढ़ा नहीं, मेरा काम है जवाब देना। मैं गलत बोलता हूं, आप मुझे इंटरप्ट करेंगे। विपक्ष होने के नाते मैं अपनी बात को जरूर कहूंगा। एक बात, अगर देश के प्रधानमंत्री की इतनी योजनाएं हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि अब तक इतने सालों में क्या किया है बीजेपी ने, सिवाय बेचने के क्या बनाया है। अगर आपने 18,000 गांवों को बिजली दी तो क्या इस देश में 20,000 गांव थे क्या? ये मेरा सवाल है। कितने हजार गांव हैं इस देश में और कितने प्रतिशत आपने रेल बिछाई और कितने प्रतिशत नहीं बिछी थी, इसका आंकड़ा दीजिए ना। अगर 90% आपने काम हो चुका था और 10% किया तो आप दुनिया के सबसे बड़े मतलब राजनीतिक दलों काम करने वाले हो गए और सब नकारे हो गए। क्या गजब बात कर रहे हो। उन संसाधनों में ये देश आगे बढ़ा 1947 के बाद, 1950 के बाद जब हमारा संविधान लागू हुआ, जो खाने की व्यवस्था नहीं थी इस देश में, लोगों को दूसरे जून की रोटी नहीं मिलती थी। और आज बीजेपी के लोग ज्ञान बना रहे हैं, हमने 18,000 गांव में बिजली दी तो उससे पहले वाले में तो क्या लैंटेन नहीं जल रही है क्या? अभी भी क्या बीजेपी क्या बताने की कोशिश कर रही है? भ्रमित मत करिए जनता को। आप जो अपने काम है उन कामों को रखिए। ठीक बात है। आप मत बांटिए किसी को, कौन अज्ञानी है कौन। ठीक बात है, ये पर्सनल टिप्पणी ठीक नहीं भाई, कोई भी करे ये पर्सनल टिप्पणी बिल्कुल ठीक नहीं। ये कहीं भी मुझे नहीं लगता, मुझे कहीं इस तरह की चीज़ों इस कार्यक्रम को सूट करती हैं, या मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की टिप्पणी किसी को भी करनी चाहिए। वो शायद मुझे लगता है कि ऋषभ तिवारी चले गए हैं, वो नहीं चीज़ों को उनको लग रहा है कि उम्र है ना तो उनको थोड़ा सा उद्दलित हो गए ज्यादा। हाँ, उनको लगा कि वही पीएचडी हैं बस, कुछ नाराज हो गए। गौतम सागर हाँ। राणा साहब जेडीयू के वरिष्ठ नेता, पुराने समाजवादी, पूर्व विधायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राणा साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। धन्यवाद। मैं आलोक भदौरिया जी के पास जाऊंगा। भदौरिया जी, नीतीश कुमार जी झंडा लेकर निकले और लगातार वो विपक्ष को एकजुट करने के लिए 12 अप्रैल से लगातार वो यात्राओं पर हैं, और आज दिल्ली में उनकी फिर से खड़गे जी और राहुल जी से मुलाकात हुई। राहुल गांधी और खड़गे और पूरा केजरीवाल भी अब एक तरीके से इस जो विपक्षी मोर्चे में आते नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर पूरा विपक्ष जो 6 महीने बाद एक उनके खिलाफ जो अध्यादेश आया वो बिल के रूप में जाएगा और विपक्ष खड़ा होगा, तो एक संदेश जाएगा पूरे देश में कि अगर वो बिल को हरा देते हैं राज्यसभा में तो एक संदेश जाएगा कि विपक्ष बहुत मजबूत है और नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं आ रही है। इस केजरीवाल के इस वक्तव्य और पूरी जो विपक्षी एकता के जो प्रयास हैं, इसको एक पत्रकारी दृष्टि से कैसे देखते हैं आलोक जी? धन्यवाद गोविंद। देखिए, विपक्षी एकता कितनी बढ़ रही है और कौन कौन इसको परवान चढ़ा रहा है और विपक्ष के लिए क्या कसौटी बनेगी, ये किसी एक घटनाक्रम से नहीं तय की जा सकती। अगर वो अध्यादेश के खिलाफ अगर वो सारे लोग एकजुट हो जाते हैं तो ऐसा नहीं कि इसे विपक्षी एकता परवान चढ़ जाएगी। या इसको अगर आगे बढ़ा करके देखते हैं, जैसे अगर अभी हाल के कर्नाटक के चुनाव हुए थे, कर्नाटक के चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी हार गई, अगर कांग्रेस जीत गई, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि विपक्षी एकता बहुत आगे बढ़ जाएगी और विपक्ष जमकर मुकाबला कर पाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। जब अरविंद केजरीवाल जब ये बात कहते हैं कि अगर ऑर्डिनेंस के मामले में कि सारे विपक्ष के नेताओं को एकजुट होना चाहिए, तो उनको ये भी याद रखना चाहिए कि जब वो धारा 370 जब कश्मीर से हटाई गई थी तब उन्होंने बड़ी खुशी खुशी तालियां बजाई थी। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब एक राष्ट्र है, एक राज्य को आप यूनियन टेरिटरी में तोड़ रहे हैं
तो उसके बाद आपने जितनी खुशी जताई थी तो वो भी गलत था। आपको मालूम होना चाहिए, अंदेशा होना चाहिए कि आगे चलकर ये किस तरीके से होगा। ये फेडरल स्ट्रक्चर पर चोट दी है। 370 को हटाया जाना, फिर आपने 35 से एक जो बोल करके हटाया गया था, क्या उनमें से कोई भी उद्देश्य पूरा हुआ? पहला उद्देश्य था कि वहां पर उद्योग धंधों की लाइन लग जाएगी, कितनी लगी? दूसरा, वहां पर रियल एस्टेट का बहुत ज्यादा बड़ा कारोबार होगा, कितने लोगों ने खरीदारी करी, क्या इसका कोई आंकड़ा है? तीसरा, आपने जम्मू कश्मीर को पूरा का पूरा आपने वो तोड़ दिया, उसका बिजनेस तोड़ दिया, उसकी कमर तोड़ दी, उसका क्या हुआ? चौथा, आपने फिर वहां के जो नेता थे, जैसे चाहे वो पीडीपी के थे, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे, सबको आपने नजरबंद कर दिया। उसी पूर्व मुख्यमंत्री को नजरबंद कर दिया जिसके साथ आपने सरकार चलाई थी। तो ऐसा करना ठीक नहीं है। तो उस समय आप केजरीवाल खुश थे तो आप अपनी बारी, आप इसका मतलब कि आप लंबी राजनीति में आपकी दीर्घ दृष्टि नहीं थी, आप दीर्घकालीन हित नहीं सोच पा रहे थे जो देश के लिए जरूरी है। यानी फेडरल स्ट्रक्चर पर अगर कहीं भी चोट होती है, चाहे वो आपके राज्य में हो, आपको तब एहसास होता है, जिसका मतलब ये है कि आपकी दीर्घकालीन राजनीति की सोच नहीं बन पाई। ठीक बात। पहला। और आपने जो नीतीश वाला जो कुमार का बात की कि नीतीश कुमार मिल रहे हैं, किसी भी पार्टी को राजनीति में आने का एक ही मकसद होता है कि वो सत्ता में आए और जन कल्याणकारी योजनाओं का सुमन। तो इसलिए इसका मतलब यह है कि हर पार्टी को सत्ता में आने का पूरा अधिकार है और इसके लिए वो जो प्रयास कर सकता है उसमें उसको करना चाहिए। मैं इधर आपकी एक बात से सहमत नहीं हूँ कि यहाँ पर यह है कि वहां पर वो बड़ा खर्च कर रहे हैं। एक जगह कुछ जगह मैंने देखा कि एक विमर्श में ये भी आ रहा है कि नीतीश कुमार ये कैसे काम कर रहे हैं, वो जा रहे हैं बिहार को उन्होंने छोड़ दिया है, इतने पैसे वो अपने पर्यटन पर, मतलब राजनीतिक पर्यटन और अपनी राजनीतिक पूंजी बढ़ाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं इस फलसफे से सहमत नहीं। नहीं, मैंने नहीं कहा आलोक जी, हमको लगता है पिछली वाली डिबेट में किसी ने कहा होगा आपसे, मैंने नहीं कहा आज, बिल्कुल मैंने इस बार नहीं कहा। तो मैं इस विमर्श से भी नहीं सहमत हूँ। मैं तो आपके चैनल को थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं इससे भी सहमत नहीं हूँ। किसी भी पार्टी का सत्ता में आना उसका राजनीतिक धर्म है और उस धर्म को पूरा करने के लिए सारे प्रयास करना भी उसके लिए जरूरी होता है। और इस समय स्थितियां थोड़ी सी बदली हुई है। इस समय यह है कि आप कर्नाटक के चुनाव को अगर थोड़ा सा किनारे रख दीजिए तो विपक्ष के लोगों को जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा था, जिस तरीके से सेंट्रल एजेंसीज उनके पीछे पड़ी हुई थी, तो आज बड़ी लड़ाई उनके अस्तित्व की है। अगर वो अस्तित्व बचेगा तभी होगा, नहीं तो आप ये देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आता है जिसमें यह आता है कि सर्विसेज के लिए चुना हुआ निर्वाचित मुख्यमंत्री जिम्मेदार होता है, तो उसके बाद आप एक अध्यादेश ले आते हैं। क्यों ले आते हैं भाई? आखिर क्या दिक्कत है? अगर आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल एक मुख्यमंत्री केंद्र शासित है वहां पे और मतलब उसका अधिकार कम है, राजधानी कैपिटल होने की वजह से केंद्र की भी गृह मंत्रालय की भी जिम्मेदारी होती है, लेकिन भाई सबसे प्रमुख लैंड, लॉ एंड ऑर्डर, ये तो स्टेट के, ये तो सेंट्रल के पास में, तो फिर क्या दिक्कत है? फिर आप उसके अधिकारियों को क्यों कर रहे थे? भाई किसी भी देश में अगर विदेश, आप अक्सर एक तर्क आता है कि विदेशों में इनकी छवि खराब होगी। कैसे छवि खराब होगी? लॉ एंड ऑर्डर आपके पास में है, लैंड आपके पास में है, तो कैसे छवि खराब होगी? हमको मेरे को कोई ये तो समझा दे। तो आप किस तरीके से आपने सुप्रीम कोर्ट की भावना के खिलाफ जाकर आपने अध्यादेश जारी किया? या मैं इस मामले में तो सहमत हूं कि अगर फेडरल स्ट्रक्चर पर आपने ये चोट पहुंचाई है और ये इस तरह प्रकारांतर से आपने सुप्रीम कोर्ट जो एक संविधान का एक रखवाला है, आपने उसके निर्देशों का भी पालन नहीं किया। और एक चीज और, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है, जो डायरेक्टिव है, वो केवल सिंगल बेंच के नहीं है, बड़ी बेंच के निर्देश है। अगर सिंगल बेंच के होता है या दो बेंच के अगर निर्देश होता है तो मैं मान लेता, दो पीठ का होता है कि चलो इसमें भी आ गया कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। तो हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, बड़ी बेंच है, मतलब कोई छोटी बेंच नहीं है लोग। तो इतनी बड़ी बेंच के बाद में भी आप अपने उसको सत्ता को अगर इम्पोज करना चाहते हैं, क्यों इम्पोज करना चाहते हैं? भाई संविधान क्या है? संविधान है यूनिटरी इन कंटेंट, यूनिटी इन कंटेंट एंड फेडरल इन स्ट्रक्चर। संविधान की मूल भावना ये है। ठीक बात है। मूल भावना पर साथ नहीं दे रहे हैं, इसलिए विपक्ष को एक साथ आना चाहिए। अस्तित्व की लड़ाई है और फेडरल स्ट्रक्चर को बनाए जाने की लड़ाई है, ये बहुत जरूरी है, ये जरूर की जानी चाहिए। जी, मैं गौतम सागर राणा साहब के पास आऊँगा, क्योंकि सारा दारोमदार इनकी पार्टी के सर्वोच्च नेता नीतीश कुमार जी पर है, विपक्ष को एकजुट करने पर भी, और वो निशाना भी सबसे ज़्यादा मंद है कि भाई बिहार अभी एक बीजेपी के नेता को मैं सुन रहा था कहीं किसी चैनल पे बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि बिहार किस मानक पर
थोड़ा ठीक है, ऐसा कोई मानक ही नहीं है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष इस बात को कह रहे थे और उसके बाद भी बिहार को के बाहर वो कौन सी छवि लेकर जाएंगे कि उन्होंने क्या काम किया है जो देश उनको स्वीकार कर ले एक राष्ट्रीय नेता के रूप में। एक तो राणा साहब से मेरा ये सवाल है। दूसरा, नीतीश कुमार की अपनी भी कुछ इच्छाएं होंगी, ऐसा नहीं है कि राजनीति कोई जो करता है कोई सन्यासी नहीं होता कि माला जपता है बैठ के, वो उसकी भी कहीं ना कहीं इच्छाएं होती हैं। राणा साहब, इन दोनों का बहुत ईमानदारी से मैं जवाब चाहता हूं आपसे। नहीं, अभी मैं पूरे डिबेट को आपका सुन नहीं पाया, लेकिन हमारा ये कहना है कि कभी कभी देश को एक ऐतिहासिक आवश्यकता होती है कि एक साथ वो उठ खड़ा हो। आज जो भारतीय जनता पार्टी है, उनके अनेक नेताओं का कई बार बयान आया है कि विपक्ष की क्या आवश्यकता है, क्षेत्रीय पार्टियों की क्या आवश्यकता है, नड्डा जी कहते हैं। तो इस देश का जो संविधान है और इस देश में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इनके अस्तित्व को भारतीय जनता पार्टी मिटाना चाहती है, नंबर एक। नंबर दो, जो संविधान का ढांचा है, इस संविधान के ढांचे को हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने, जिन नेताओं ने आज़ादी के संघर्ष में हिस्सा लिया, गहन विमर्श के बाद पूरे देश के लोगों को देखकर संविधान बनाया। इस संविधान को वो परिवर्तित करना चाहते हैं। तो ये अब पूरे देश को ये चीज़ें समझ में आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी एक देशभक्त पार्टी नहीं है, क्योंकि यदि वो देशभक्त होती तो नागरिकों की एकता चाहती। नागरिकों के मन में यदि दीवार खड़ा होगा तो पहला स्टेप तो है कि दीवार खड़ा होगा, फिर भौगोलिक बंटवारे की बात होगी। अभी आप देखिए, हम लोगों का देश जब आज़ाद हुआ तो तुरंत ही पाकिस्तान बन गया, इसके बाद बांग्लादेश बन गया। अब यही भावनाएं यदि आप फिर से पूरे राष्ट्र में प्रसारित कीजिएगा तो फिर ये देश की जो एकता है वो खंडित होगी और उसके बाद देश भी खंडित होने की दिशा में बढ़ेगा। ये बात, विपक्ष की एकता यदि नहीं होगी तो देश के संविधान को खतरा है, ये सभी कह रहे हैं। नीतीश कुमार अभी इस ऐतिहासिक भूमिका को निभा रहे हैं पूरे देश में घूम करके। वो पुराने एक समझदार समाजवादी नेता हैं, डॉक्टर लोहिया, मधु दंडवते, इन सारे लोगों के साथ, शरद यादव के साथ उन्होंने काम किया है और खुद भी वो सोशल इंजीनियरिंग के माहिर व्यक्ति जी। तो इसलिए जो व्यक्ति सोशल इंजीनियरिंग करेगा वो देश की एकता के लिए भी जरूर कुछ ऐसी बात करेगा जिसमें देश के विपक्ष के लोग एक हों। और उन्होंने बार बार ये कहा है कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है। तो अभी उनकी भूमिका एक ऐतिहासिक है जिसका निर्वहन वो अच्छी तरह से कर रहे हैं। ठीक बात है। मैं मलिक जावेद के पास जाऊंगा। मलिक साहब, नीतीश कुमार जी कई बार कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी ने अभी तक ये नहीं कहा है कि उनकी तरफ से कोई दावेदार नहीं है। बार बार जो सत्ताधारी दल है भारतीय जनता पार्टी, वो इस बात को कहती है कि भाई नेता कौन आपका है, चुनाव तो लड़ने जा रहे हो, सिर में सेहरा सजा लिया है, नीतीश कुमार के सिर सेहरा रख दिया है या किसी के सिर सेहरा रख दिया है, लेकिन नेता कौन है? ये सवाल बड़ा अहम हो जाता है। पूछते हैं, विपक्ष पूछ रहा है, मतलब सत्ता पक्ष पूछ रहा है विपक्ष से। राणा जी, ये मुझसे सवाल है। सत्ता पक्ष तो पूछेगा ही, क्योंकि उनको विपक्ष की एकता पसंद नहीं है, इसलिए वो ऐसे सवाल खड़े करेंगे। जिस समय जनता पार्टी की सरकार बनी उस समय कोई चेहरा पहले से था क्या? जब सरकार, मतलब जब कांग्रेस पार्टी हार गई, इसके बाद फिर सरकार बनी, तो आज कोई ऐसी परिस्थिति पैदा होनी ही है जिसमें कोई, देश में जितने भी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होंगे उनमें से एक कैंडिडेट नीतीश कुमार जी बिल्कुल सक्षम हैं प्रधानमंत्री पद के लिए, उनकी पूरी अहर्ता है प्रधानमंत्री पद के लिए, लेकिन वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं हैं, वो विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं। ठीक बात है, ठीक बात विपक्ष की एकता होगी, ठीक बात है, बड़ी विपक्ष महत्वपूर्ण की एकता के सूत्रधार। हाँ, कंटिन्यू कंप्लीट करिए, फिर मैं जाऊंगा कांग्रेस के नेता के पास भी। हाँ जी, राणा साहब कह रहे हैं कि भाई वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है। मलिक जावेद वो कह रहे हैं कि विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं,
लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अभी तक नहीं कहा कि नहीं भाई वो हम भी दावेदार नहीं, जो उसमें से निकल कर नेचुरल आएगा वो करेगा। बार बार इस ट्रैप में फंस जाती है। मैं बार बार ये बात बोलता हूं कि भाजपा के लोग संविधान में विश्वास नहीं रखते हैं। वो इसलिए कहता हूं, कौन सा अनुच्छेद है संविधान का जो कहता है पहले प्रधानमंत्री घोषित करो? कोई नहीं है। पहले आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, फिर वो चुनते हैं कि कौन प्रधानमंत्री होगा। ये अमेरिका का डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है, ये इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम है। यहाँ पे विधायक मुख्यमंत्री चुनते हैं, और जो सिटिंग है, जो मान लीजिए करंट प्राइम मिनिस्टर है, वो तो प्राइम मिनिस्टर रहेंगे चाहे बाद में कोई भी बने, वो दावा कर सकते हैं। लेकिन विपक्ष कैसे दावा कर सकता है कौन बनेगा? हाँ, हर पार्टी का ये रहता है कि उनका पार्टी का कैंडिडेट बने, हम भी चाहेंगे हमारी पार्टी का कैंडिडेट बने, लेकिन वो नंबर्स का खेल है। नंबर्स कैसे आएंगे, किसके आएंगे, कौन सीनियर लीडर किस तरीके से निकल के आएगा, वो बात की बात है। लेकिन संविधान में तो कहीं नहीं लिखा है कि पहले प्रधानमंत्री घोषित होगा फिर चुनाव लड़ा जाएगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनेंगे प्रधानमंत्री को, लेकिन ये संविधान पढ़ा ही नहीं, तो इस तरह के अच्छा मलिक साहब, आप चूंकि कानून खूब पढ़ा है आपने, इसलिए कानून की बातें आप करते हैं, अच्छी बात है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अगर किसी प्रकार का कोई त्याग करना पड़ा तो कांग्रेस पार्टी तैयार है ना? देश को बचाने के लिए हमने सबसे ज्यादा त्याग किया है। किसने किया होगा त्याग? आजादी से देख लीजिए, हम तो त्याग ही करते आ रहे हैं। हमारी संस्थाएं नष्ट हो रही, हम देख रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमारी संस्थाओं को बेचा जा रहा है, जो एक ईंट करके बनाया था हमने। आज देश की हालत क्या है? फिस्कल डेफिसिट 6.5% देश विश्वगुरु बन रहा है। हालत क्या है भाई? आप लोग वो मैंने सुना, डिफेम करते हैं, देश विश्वगुरु है। फिस्कल डेफिसिट 6.5% है, एनपीए 12 लाख करोड़ का है, और 10 लाख करोड़ माफ कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं, और 8.5 लाख करोड़ 9 सालों में बैंक फ्रॉड हो जाते हैं। और देश के आर्थिक प्रगति करने वाले अगर उद्योगपतियों को थोड़ी राहत दे दी तो आप लोग तो गजब बात करते हैं भाई। नहीं, बिल्कुल राहत दीजिए। अब ये जो नोटबंदी हो रही, हो सकता है फिर लोन की जरूरत हो सकता है लोन फिर। ये तो भ्रष्टाचार का पर मास्टर स्ट्रोक है मोदी जी का। वो मानते हैं, मास्टर स्ट्रोक तो वो रोज लगाते हैं। मनोज यादव, आपके पास आ रहा हूं, चूंकि वक्त बहुत संक्षिप्त है मेरे पास। विपक्षी एकता को लेकर हम बात करने चले थे, पता नहीं कहां कहां की बातें हो गई, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नाराज होकर भी चले गए। नाराज नहीं होना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, और सभी साथियों को कम से कम एक दूसरे की मर्यादा का जरूर ख्याल करना चाहिए। मनोज जी, अगर आप देखें, जैसे आपने कहा कि भाई 3664 वाला मसला है, गौतम सागर राणा भी कह रहे हैं कि भाई ठीक है, वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेचर है उनमें, लेकिन वो सूत्रधार हैं, वो दावेदार नहीं है। अगर इस तरीके की भावना बनती है तो क्या आपको एक विपक्ष सशक्त रूप से दिख रहा है? क्या बनता हुआ विपक्ष का गठबंधन? देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं कि जो सिनेरियो आज का भारतीय राजनीति का मूव हो रहा है, और जो स्पष्ट रूप से दिखाई दिया पड़ रहा है, वो एक सशक्त विपक्ष के रूप में उसको मैं 64% के रूप में भी कनेक्ट कर सकता हूँ। 2-4% इधर उधर हो सकता है, 60 रह जाए, 4% इधर चला जाए, हो सकता है 55 रह जाए। लेकिन जो ओवरऑल एकता है वो ये एक दृश्य जरूर उत्पन्न कर रही है कि बीजेपी वहां कमजोर दिखेगी, इसमें दो राय नहीं। बीजेपी अब ये दिखाने की कोशिश करेगी कि आपके पास चेहरा कौन है, प्रधानमंत्री कौन बनेगा। बहुत सारे चेहरे हैं, नीतीश जी उनमें सबसे एक बेहतरीन चेहरा, मैं ये शब्द कह रहा हूं, बहुत सारे चेहरे हैं और नीतीश जी उसमें एक बेहतरीन चेहरा है। नरेंद्र मोदी ने अपने आप को बैकवर्ड प्राइम मिनिस्टर के रूप में पहली बार इस देश में प्रस्तुत किया। सिख प्राइम मिनिस्टर भी बने, बैकवर्ड्स भी बने, फॉरवर्ड भी बने, लेकिन किसी ने प्रस्तुत नहीं किया अपने आप को। नरेंद्र मोदी ने प्रस्तुत किया कि मैं बैकवर्ड प्राइम मिनिस्टर हूं। और मैं वही बात पुनः दोहरा रहा हूं जो कई चैनलों पे कहा हूं, बैकवर्ड प्राइम मिनिस्टर का सबसे बड़ा जो काम है वो है पिछड़ों की जनगणना कराना। जनगणना का बिल लेकर आ रहे हैं मनोज यादव, आज खबर है जनगणना का बिल लेकर आए, उसमें क्या है पता नहीं, लेकिन आ रहे हैं बिल लेकर। वो मैं इंतजार करूंगा बीजेपी क्या क्या लाती है। और एक हमारा पवित्र ग्रंथ है, संविधान के बाद पिछड़ों के लिए अगर सबसे पवित्र कोई ग्रंथ है तो वो मंडल की सिफारिश की रिपोर्ट जो है वो है। क्या नरेंद्र मोदी ने उसके पढ़ने का पहला भी पन्ना पढ़ा, दूसरा पढ़ा, या उस किताब उस रिपोर्ट को पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा तो आपने जो ये कोट किया कि मैं पिछड़ा प्रधानमंत्री हूं, उसका कोई मतलब नहीं है। अरे पढ़े होंगे भाई, ऐसा कैसा कह सकते हैं दावे के साथ? बिल्कुल पढ़ा होगा, अगर वो इतने बड़े नेता हैं निश्चित रूप से पढ़ा होगा मनोज भाई। नहीं किया, अगर उन्होंने काम किया हो तो मीडिया आर्काइव में उनका कोई ऐसा भाषण नहीं है जो मंडल, अरे उन्होंने इसके एवज में कमंडल सामने रखा है भाई, मंडल की बात कहां उन्होंने की है?
मंडल सिफारिश, मंडल रिपोर्ट को बस उन्होंने बस कभी बस ना। बस मैं समझ गया। कुल मिलाकर विपक्ष मंडल के इर्द गिर्द इस लड़ाई को रखना चाहता है और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी कमंडल। आलोक भदौरिया जी, फाइनल कमेंट। एक लाइन बोल दूं, एक बोलिए लाइन, बोलिए 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 जल्दी एक लाइन सर। जी। देखिए, नकली पिछड़ा बनाम असली पिछड़ा चुनाव होगा, ये बात बीजेपी अच्छा, के लोग मैं राणा बांध साहब लें। से भी 10 सेकंड का ले लेता हूं। राणा साहब ये कह रहे हैं असली पिछड़ा बनाम नकली पिछड़ा, क्या ये मंडल बनाम कमंडल लड़ाई आपको होती दिख रही है? क्योंकि जहां मंडल का नारा गड़ा है वहीं से नीतीश कुमार झंडा लेकर निकले हैं। राणा साहब जी बोलिए। हाँ, नहीं, मैं ये कह रहा था, मंडल कमीशन की बात जो हो रही है, वो मंडल कमीशन की बात इसलिए है कि देश में जो सामाजिक न्याय का काम अधूरा रह गया है, वो मंडल कमीशन के माध्यम से लोगों को न्याय मिले। कोई प्रधानमंत्री बनते हैं, वो पिछड़े हैं अथवा आगड़े हैं, इस बात से ज्यादा ये चिंतित होने की बात नहीं है, बशर्ते कि प्रधानमंत्री का कमिटमेंट क्या है। यदि प्रधानमंत्री का कमिटमेंट इस देश में आर्थिक व्यवस्था के साथ सामाजिक न्याय को भी देना है, पूंजीवाद के बजाय नीचे की व्यवस्था, नीचे से लोगों को उत्थान का काम करना है, सबों को न्याय मिले, इसके लिए काम करना है, ठीक बात है। तो नरेंद्र मोदी जी का आप आकलन करेंगे कि वो समय देखकर बात करते हैं, तात्कालिक बात करते हैं। जहां जरूरत है, इस देश में हिंदू राज्य कायम करने की है, ये अनेक बार प्रकट हुआ है। जो देश के देशभक्त लोग हैं, वो कदापि नहीं चाहेंगे कि देश में न मानसिक विभाजन हो। ठीक है राणा और न साहब, ठीक है राणा साहब, अब वक्त नहीं है, माफी के साथ मैं आपको रोक रहा हूं। आलोक भदौरिया जी, 20 सेकंड का फाइनल कमेंट आपको देना होगा, उसके बाद मैं आलोक भदौरिया जी के पास जा रहा हूं। फाइनल कमेंट 20 सेकंड का, वक्त खत्म हो चुका है, माफी के साथ रोक रहा हूं राणा साहब आपको। हाँ, नहीं, ठीक है, ठीक है। आलोक जी अनम्यूट करिए। आलोक जी, 20 सेकंड का फाइनल कमेंट। मंडल बनाम कमंडल लड़ाई देख रहे हैं आप क्या? नहीं, मैं मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई में नहीं जाना चाहता। मैं इस छोटे से मैंने इस बड़े उद्देश्य की लड़ाई को एक छोटे से सांचे में नहीं बांटना चाहता। मैं चाहता हूं कि विकास का ब्लूप्रिंट क्या है, इसके ऊपर बहस। एक आपके जो कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणाएं हैं, उस अवधारणा को पूरा करने के लिए आप क्या कदम उठाते हैं, ये महत्वपूर्ण है। अभी तक ये देखा गया कि इनके पास में केवल 2-3 थे कि कुछ इंफ्रा के आप प्रोजेक्ट्स ला दो, उसके बाद चीज खत्म। क्या हम जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग चेन है, क्या हम उसके पार्टनर बन पा रहे हैं? नहीं बन पा रहे। उसमें हम सुधार के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? नहीं उठा पा रहे। और दूसरी बात, जब तक आप मैन्युफैक्चरिंग को बड़े पैमाने पर नहीं ले जाएंगे या एमएसएमई को जब तक आप उसको प्रमुखता नहीं देंगे और जब तक आप क्रोनिक कैपिटलिज्म का सहारा लेते रहेंगे, देश विकास के पथ पर वास्तविक तौर पर आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपको ध्यान देना होगा, आपकी जो मानसिकता है, आपको भी ध्यान देना होगा कि 80 करोड़ लोगों को 2 टाइम का ये खाना देना, ये आपकी प्राथमिकता फौरी तौर पे हो सकती है, लेकिन वो अपने पैरों पर खड़े हो जाए, इसके लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं, इसका अभी तक कोई जानकारी या सूचना नहीं मिल पा रही है। बहुत शुक्रिया आलोक जी, बहुत शुक्रिया आलोक जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। गौतम राणा साहब आपका शुक्रिया, मनोज यादव आपका शुक्रिया, मलिक जावेद अंसारी साहब आपका भी शुक्रिया, ऋषभ तिवारी भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। सवाल यही कि भाई कोई भी व्यक्ति ये चाहता है कि इस देश की राजनीति विकास पर चले, सामाजिक समरसता पर चले, सामाजिक न्याय पर चले, ये मुद्दे हों तो बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।